दोस्तों ये कहानी है हारुका की, जो कि एक छोटे से टाउन में अपने मॉम डैड और छोटी बहन के साथ रहती थी और अक्सर स्कूल में बच्चे मिलकर उसे बुली करते रहते थे। लेकिन एक दिन वो सभी लोग हद पार कर देते हैं और हारुका के साथ कुछ ऐसा करते हैं जो कि कोई सोच भी नहीं सकता। अब क्या हारुका उनसे बदला ले पाएगी और आखिर उन बच्चों ने हारुका के साथ क्या किया, चलिए जानते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत होती है हारुका से, जो कि आज अपना स्कूल का लॉकर खोलती है तो उसे उसके अंदर अपने शूज नहीं मिलते। तभी एक लड़का आइबा, जो कि हारुका की क्लास में था, वो हारुका से पूछता है कि तुम अभी तक घर क्यों नहीं गई। हारुका कह देती है कि वो किसी का इंतजार कर रही है। इसके बाद हारुका अपने स्कूल शूज पहनकर ही घर जाने लगती है। तभी कुछ लड़कियां उसके सामने आ जाती हैं। उन्हीं के पास हारुका के शूज थे। वो हारुका को परेशान करने के लिए उन्हें एक गड्ढे में फेंक देती हैं। हारुका उन्हें उठाने जाते वक्त नीचे गिर जाती है और फिर वो तीनों लड़कियां हारुका के बैग से सामान निकालकर उसी के ऊपर फेंक कर मारने लगती हैं और बुक्स को भी फाड़ देती हैं। हारुका बेचारी कुछ भी नहीं कर पाती। तभी एक लड़की ताचिबाना कहती है कि हम ये सब इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि तूने हमारी दोस्त ताइको से उस लड़के आइबा को दूर कर दिया। ताइको भी यहीं पर खड़ी होती है। अब तभी एक लड़का कुगा अपने दो दोस्तों के साथ यहाँ पर आ जाता है। कुगा ताइको से कहता है कि घर चलो ताइको, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। कुगा का एक दोस्त अपनी गन का इस्तेमाल करता है इन्हें डराने के लिए। इसके बाद ताइको जाते हुए कहने लगती है कि एक बात सुन लो, उस लड़के आइबा का इस सब से कोई लेना देना नहीं है। अब इसके बाद वो सभी चले जाते हैं। हारुका भी अपना सामान उठाकर किसी तरह घर पहुंचती है। उसकी छोटी बहन शोको जब हारुका को इस हालत में देखती है तो वो अपनी बड़ी बहन के लिए रोने लगती है। हारुका उसे गले लगाते हुए कहती है कि मत रो शोको। हारुका के मॉम डैड भी अपनी बेटी को गले लगा लेते हैं। अब इसके बाद अगले ही दिन हारुका के डैड स्कूल में कंप्लेंट करने जाते हैं। वो हारुका की क्लास टीचर से बात करते हैं, लेकिन इनकी क्लास टीचर मिनामी खुद भी एक डरपोक थी। वो उन दूसरे बच्चों से पंगा नहीं लेना चाहती थी। इसीलिए वो हारुका के डैड से कहती हैं कि ये स्कूल वैसे भी इस साल बंद हो जाएगा, इसीलिए इसके आखिरी दिनों को क्यों ना पीसफुली गुजरने दें। फिर हारुका बताती है कि वो एक बहुत छोटे और रूरल टाउन में रहती है, जहाँ से उसे मिलाकर सिर्फ 10 बच्चे ही इस साल मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट होने वाले हैं। और क्योंकि हारुका टोक्यो से यहाँ पर रहने आई थी, जबकि बाकी सारे बच्चे बचपन से ही यहाँ पर बड़े हुए हैं, इसीलिए हारुका की उनसे अच्छी दोस्ती नहीं हो पाई और वो लोग मिलकर हारुका को बुली करते रहते हैं। अब इसके बाद हारुका दोबारा अपनी क्लास में आ जाती है। ताइको की तीनों दोस्तों ने हारुका की डेस्क को खराब कर दिया था और उस पर लिख दिया होता है कि तू कहीं जाकर मर जा। वहीं दूसरी तरफ हारुका के डैड जब वापस जा रहे थे तो तभी कुगा अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन्हें सीढ़ियों से लात मारकर गिरा देता है। उसने अपने जूते में कुछ नुकीली चीजें लगा रखी थी, जिससे हारुका के डैड को काफी चोट लगती है। उन्हें गिराकर कुगा हंसता हुआ अपने दोस्तों के साथ भाग जाता है। इसके बाद क्लास के दौरान ये लोग हारुका की डेस्क में एक मरा हुआ क्रो रख देते हैं और अपनी टीचर मिनामी को ये बात बताने लगते हैं, लेकिन मिनामी को कोई मतलब ही नहीं होता। वो लगातार बिना रुके ब्लैक बोर्ड भरने में लगी हुई थी। तभी आइबा हारुका के लिए स्टैंड लेता है और ताइको से कहता है कि तुम ही ये सब करवा रही हो ना, इसे रोकती क्यों नहीं। कुगा कहता है कि उसने नहीं, मैंने ये किया है। दोनों के बीच में लड़ाई होने वाली थी, लेकिन कुगा अपनी डेस्क पर जाकर बैठ जाता है। तभी ताइको अपनी दोस्तों को एक नोट पास करती है जिसमें कुछ ऐसा लिखा था, जिसे पढ़कर वो सभी जोर से हंसने लगती हैं। इसी बीच मिनामी को कुछ होता है और वो बाहर जाकर वोमिटिंग करने लगती हैं। ताइको और उसकी दोस्त मिलकर अब मिनामी का भी मजाक बनाने लगते हैं कि इसे तो रोज वोमिटिंग होती रहती है। अब इसके बाद जब हारुका अपने घर पहुंचती है तो उसे उसके डैड दिखते हैं, जिनकी पीठ में गिरने की वजह से काफी चोट लग गई थी। उसकी माँ बताती हैं कि किसी स्टूडेंट ने इन्हें सीढ़ियों से धक्का दे दिया। हारुका को मन ही मन पता होता है कि ऐसा कौन कर सकता है। फिर उसके डैड उससे कहने लगते हैं कि बेटा मुझे माफ कर दो, मेरी जॉब की वजह से तुम्हें भी हमारे साथ यहाँ पर शिफ्ट होना पड़ा, लेकिन अब तुम कल से स्कूल मत जाना। हारुका की माँ भी उसे ग्रेजुएशन तक स्कूल जाने से मना कर देती हैं। फिर कुछ दिनों बाद शोको अपने दादाजी को कॉल पर बता रही होती है कि हारुका को फीवर हो गया है, इसीलिए ओनी-चान कई दिनों से स्कूल नहीं गई। यहीं पर उसकी माँ आज भी हारुका का फीवर चेक करती हैं और कहती हैं कि तुम अब भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो, इसीलिए आज भी स्कूल मत जाओ। हालांकि हारुका बिल्कुल ठीक थी। वो अपनी छोटी बहन शोको को देखकर काफी खुश होती है। वहीं ताइको की दोस्त मिलकर हारुका की डेस्क खराब कर रही थी। साथ ही अब वो लोग काफी ज्यादा बोर भी होने लगी थी, क्योंकि कई दिनों से इन्हें हारुका को परेशान करने का मौका नहीं मिला। इसीलिए अब ये लोग एक लड़की रूमी से कहती हैं कि तुझे हारुका के घर जाकर उसे वापस स्कूल आने के लिए मनाना होगा, और अगर तू ऐसा नहीं कर पाई तो फिर तू फिर से हमारा टारगेट बनेगी, जैसे कि हारुका के आने से पहले थी। ताचिबाना उसके पिन चुभोती है, जिससे रूमी घबराकर यहाँ से भाग जाती है।
अब इसके बाद रूमी हारुका से मिलने उसके घर में आती है। रूमी हारुका से उसका हाल चाल पूछती है और यहीं पर एक गाना चल रहा था। रूमी उससे कहती है कि ये गाना तो काफी अच्छा है, क्या तुम मुझे ये सीडी दे सकती हो। हारुका सीडी निकालने लगती है। तभी रूमी उसकी फोटो लेने की कोशिश करती है ताकि सबूत के तौर पर उन लड़कियों को दिखा सके, लेकिन हारुका सही टाइम पर रोक देती है। फिर रूमी कहती है कि तुम बीमार तो नहीं हो ना, प्लीज दोबारा से स्कूल आना शुरू कर दो, नहीं तो वो लड़कियां मुझे अपना टारगेट बनाने लगेंगी। लेकिन हारुका कहती है कि मैं अब कभी भी स्कूल नहीं आने वाली। फिर अगले दिन ताइको की तीनों दोस्त मिलकर रूमी को अलमारी में लॉक कर देती हैं। रूमी ने इन्हें वही सीडी दिखाई थी और कहा था कि वो हारुका से मिलने गई थी, लेकिन उन तीनों को रूमी की बातों पर विश्वास नहीं होता। ये लोग फैसला कर लेती हैं कि अब से रूमी इनका टारगेट बनेगी। ताइको भी इनके साथ ही होती है, लेकिन हमेशा की तरह वो कुछ भी नहीं करती और चुपचाप सब देखती रहती है। साथ ही ताइको अब उस सीडी को अपने पास रख लेती है। वहीं पर दूसरी तरफ हारुका जब शोको के साथ बाहर घूम रही थी तो इन्हें आइबा मिलता है, जो कि अपने कैमरे से नेचर की फोटोज ले रहा था। हारुका आइबा को शोको से मिलवाती है और फिर आइबा से बात करने लगती है। आइबा भी बिल्कुल हारुका की तरह ही ट्रांसफर होकर इस टाउन में आया था और वो भी अपनी ग्रैंडमा के साथ यहाँ पर रह रहा है। यहीं पर आइबा अब इन दोनों की फोटोज लेता है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में रूमी उन बुलीज का टारगेट बन चुकी थी। इस बार ताइको सबके सामने उसके बाल काटने लगती है और सभी ये देखकर हंस रहे थे। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि रूमी को भी इस सबसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, वो किसी साइको से कम नहीं लग रही थी। यहीं पर अब ताइको उसके बाल काटकर कहती है कि अब कैसा लग रहा है। इस पर वो हंसते हुए कहती है कि अब मुझे अच्छा और हल्का फील हो रहा है। तभी एक लड़की कहती है कि ओए रूमी, तुझे किसी भी तरह हारुका को यहाँ वापस लाना ही होगा, तू भी तो उससे नफरत करती थी ना। रूमी कहती है कि हाँ, मैं उस लड़की को जान से मार देना चाहती हूँ। वहीं पर दूसरी तरफ आइबा और हारुका में अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। दोनों साथ में घूमने जाते हैं और जाते समय शोको हारुका को एक लॉकेट देती है और कहती है कि ये मैंने स्कूल में तुम्हारे लिए बनाया था। हारुका को ये काफी अच्छा लगता है। अब इसके बाद हारुका और आइबा साथ में टाउन में घूमने लगते हैं। वो दोनों एक रिवर के पास जाते हैं जहाँ दोनों के हाथ एक दूसरे से मिलते हैं। इसके बाद दोनों कई सारी जगह घूमते हैं। आइबा हारुका की कई सारी फोटोज लेता है। हारुका भी आइबा के साथ काफी खुश होती है। दोनों रात में वापस जाने लगते हैं। तभी न ताइको की दो दोस्त दिखती हैं जो कि काफी डरी और घबराई हुई थीं। वो हारुका को देखकर तुरंत मुंह छुपाकर भाग जाती हैं। तभी हारुका देखती है कि जहाँ पर उसका घर है वहाँ पर आग लगी हुई है। हारुका भागती हुई अपने घर जाती है और देखती है कि उसका पूरा घर आग में जल रहा है। साथ ही उसके माँ बाप और छोटी बहन शोको तीनों अंदर फंसे होते हैं। हारुका उन्हें बचाने जाने लगती है। तभी बाकी लोग उसे रोक लेते हैं क्योंकि अब तक कोई भी आग में जिंदा नहीं बचा होगा। अब तभी एम्बुलेंस और फायर फाइटर भी यहाँ पर आ जाते हैं। आइबा तुरंत ही घर के अंदर जाता है ताकि किसी को बचा सके। बाकी सभी लोगों को आग से दूर कर दिया जाता है। थोड़ी देर बाद आइबा बाहर आता है जिसने शोको को उठा रखा था। शोको का पूरा शरीर जल गया होता है लेकिन उसकी सांसें अब भी चल रही थी। उसे तुरंत ही अस्पताल ले जाया जाता है। हारुका ये सब देखकर बस चीखते हुए रोए जा रही थी। उसका दर्द असहनीय था। कुछ समय बाद हारुका के मॉम डैड आग में जलकर मर जाते हैं और दादाजी भी यहाँ पर आ गए होते हैं ताकि वो हारुका को सहारा दे सकें। वहीं दूसरी तरफ शोको हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसके पूरे शरीर पर पट्टियां बन चुकी थीं और उसकी हालत अब भी नाजुक थी। हारुका के दादाजी हारुका को बताते हैं कि जांच करने के बाद पता चला है तुम्हारे डैड ने शोको को चारों तरफ से दबा लिया था ताकि आग उस तक ना पहुंच पाए। इसी वजह से शोको आज जिंदा बच पाई है। इसके बाद हारुका के दादाजी उसके साथ ही रहने लगते हैं। वहीं अगले दिन जब ताइको स्कूल जा रही थी तो उसकी मॉम उसे बताती हैं कि जिस लड़की के घर में आग लग गई थी पता चला है वो तुम्हारी क्लासमेट थी और उसकी मॉम डैड दोनों उस आग में मर गए। तुम्हें उससे मिलकर उसे सहारा देना चाहिए। ताइको हाँ करती है और चली जाती है। वहीं पर कूगा और उसके दोस्त और ताइको की तीनों दोस्त सभी डरे और घबराए हुए बैठे हुए थे। एक लड़की कहती है कि अब हम सब पकड़े जाएंगे, लेकिन कूगा कहता है कि चिंता मत करो यार, किसी को नहीं पता चलेगा, वो आग हमने लगाई थी। एक लड़की कहती है कि तुम्हारी उंगलियों पर भी तो जलने के निशान है ना, ये भी तो सबूत बन सकता है। तभी ताचिबाना कहती है कि तुम दोनों इतनी डर क्यों रही हो। एक लड़की कहती है कि हमने उसके माँ बाप की जान ली है और ये सब कूगा की गलती है। कूगा कहता है कि मैं तो बस उस आदमी को थोड़ा डराने वाला था, मुझे क्या पता था ये सब ऐसा हो जाएगा। यहीं पर इनके साथ रूमी भी होती है जो कि बिल्कुल भी डरी हुई नहीं थी। कूगा के दोस्त कहते हैं कि ताइको ये बात किसी और को तो नहीं बताएगी ना। कूगा मना करता है और कहता है कि ताइको किसी को भी ये बात नहीं बताएगी। इसका मतलब है कि ताइको को भी सब पता है और वो भी इनके साथ मिली हुई है। यहीं पर ताचिबाना को छोड़कर बाकी दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा डरी हुई थीं
और रोज जा रही थी। इसके बाद क्लास में ताइको जब शांति से बैठी हुई थी तो साइको रूमी उसके पास आकर कहने लगती है कि ताइको बहुत बुरा हुआ, तुम उस दिन जल्दी घर चली गई। हमने जो किया वो बहुत मजेदार था, काश मैं तुम्हें वो दिखा पाती। ये बोलकर साइको रूमी हंसने लगती है। तभी ताइको को गुस्सा आता है। वो रूमी के हाथ में पेन घुसा देती है और कहती है कि मेरी डेस्क को दोबारा अपने हाथों से छूने की हिम्मत भी मत करना। इसके बाद इनकी टीचर मिनामी रूमी से बात करती हैं और कहती हैं कि तुम उन बुली से दूर रहो। मुझे तो लगता था तुम उन्हें पसंद नहीं करती, लेकिन आजकल तुम उनके साथ बहुत घूमने लगी हो। मैं चाहती हूँ कि तुम ग्रेजुएशन तक ठीक और खुश रहो, इसीलिए उनसे दूर रहना। यही ताइको जब वापस जा रही थी तभी कूगा उसके पास आकर कहता है कि ताइको आज मेरे घर पर कोई भी नहीं है, क्या तुम मेरे घर आकर मेरे बालों को डाई करोगी। ताइको उसे इग्नोर करती है और निकल जाती है। वो अपने घर आती है जहाँ उसके डैड आए हुए थे। वो ताइको से कहते हैं कि यहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद मैं तुम्हें टोक्यो पढ़ने नहीं जाने दूंगा। ताइको ये सुनकर कहती है कि वहाँ ब्यूटिशियन स्कूल है और मुझे पढ़ाई करके ब्यूटी इंडस्ट्री में जाना है। लेकिन उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा ये मैं तय करूंगा। ये सुनकर वो उदास हो जाती है। तभी उसकी मॉम बीच में आकर कहती हैं कि अभी इन सारी बातों को छोड़ो, अभी तो ताइको मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट भी नहीं हुई। उसके डैड जाते हुए कहने लगते हैं कि इस लड़की को मैं इसकी मर्जी नहीं चलाने दूंगा। ताइको ये सब सुनकर दुखी हो जाती है। वहीं कूगा के दोनों दोस्त अपनी गन और क्रॉसबो से क्रो पर निशाना लगाकर मार रहे थे। वो दोनों ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये टाउन बहुत छोटा है, यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए दूसरी चीजें जैसे कि कैरियोको या फिर गेम सेंटर नहीं है, और स्कूल में बुलिंग भी ये लोग बस अपने मजे के लिए करते हैं। वहीं पर ताइको की वो दोनों दोस्त काफी डरी हुई थीं। उन्हें लग रहा था कि वो जरूर पकड़ी जाएंगी। और ताइको की तीसरी दोस्त ताचिबाना अपने अल्कोहलिक डैड का जुल्म सह रही थी। रूमी आराम से बैठकर ताइको के स्केच बना रही थी। उसने ताइको के कई सारे स्केच बना रखे थे। दरअसल वो मन ही मन ताइको को पसंद करती थी और ताइको से अच्छी दोस्ती करना चाहती थी। यहीं अब स्नो गिरना शुरू हो जाती है, जिससे अगले दिन पूरा टाउन स्नो से भर जाता है। और स्कूल में भी सभी लोग हैरान रह जाते हैं जब देखते हैं कि हारुका अब दोबारा स्कूल आने लगी है। आइबा उसके पास आकर उससे कहता है कि तुम्हें अपने आप को स्कूल आने के लिए फोर्स करने की जरूरत नहीं है। हारुका अब भी दुख और शौक में थी। वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। हारुका ताइको की उन्हीं दोनों दोस्तों के पास आती है क्योंकि हारुका जानती थी कि इन्होंने ही जरूर कुछ किया है, लेकिन उसके गले से आवाज भी नहीं निकलती और वो दोनों लड़कियां भी डरकर यहाँ से भाग जाती हैं। तभी ताचिबाना हारुका के पास आती है और फिर उन्हीं दोनों लड़कियों के साथ हारुका को लेकर उसी गड्ढे के पास आ जाती है। हारुका के मॉम डैड को मारने के बाद भी ताचिबाना को सुकून नहीं मिला था। वो दोबारा से हारुका को परेशान करने लगती है और पिन चुभोकर उसे गड्ढे में गिरा देती है। फिर ताचिबाना नीचे उतरकर उन दोनों लड़कियों को भी गड्ढे में बुलाती है और एक चाकू निकालकर उसे बताने लगती है कि मैं भी हमेशा मरने के बारे में सोचती थी, लेकिन जब मैंने तेरी माँ को जलकर मरता हुआ देखा तो समझ आ गया कि मौत कितनी दर्दनाक है। ये सुनकर हारुका समझ जाती है कि इन लोगों ने ही उसके घर में आग लगाई थी। तभी ताचिबाना उसे पकड़कर कहती है कि अब तू भी मरेगी, लेकिन हारुका जमीन पर पड़ी हुई एक कील उठाकर ताचिबाना की आंख में मार देती है। ये देखकर बाकी दोनों लड़कियों के पसीने छूट जाते हैं। तभी हारुका यहाँ पर पड़ा हुआ एक डंडा उठाती है और ताचिबाना को उससे मारने लगती है। हारुका तब तक ऐसा करती रहती है जब तक ताचिबाना मर नहीं जाती। इसके बाद उसका चाकू उठाकर हारुका बाकी दोनों लड़कियों की तरफ बढ़ने लगती है। वो दोनों डरकर चीखना शुरू कर देती हैं, लेकिन इस सुनसान जगह में उनकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। तभी एक लड़की कहती है कि मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ भी नहीं किया, वो कूगा था, उसी ने सब कुछ किया था। लेकिन हारुका नहीं रुकती और इन दोनों लड़कियों का भी काम तमाम कर देती है। फिर अगले दिन स्कूल में सभी को पता चलता है कि ताचिबाना और बाकी दोनों लड़कियां कल से मिसिंग हैं, लेकिन कोई भी ज्यादा ध्यान नहीं देता। इन्हें लगता है कि तीनों साथ में टाउन छोड़कर भाग गई होंगी। अब तभी इनके स्कूल में एक पुलिस की गाड़ी आती है। सभी उन्हें देखने लगते हैं क्योंकि इस छोटे टाउन में इन लोगों ने कभी पुलिस नहीं देखी थी। कूगा और उसके दोस्त डरे हुए थे और आइबा उनके डर को नोटिस कर लेता है। यहीं पर कूगा स्कूल से चला जाता है, लेकिन फिर रास्ते में उसे हारुका मिलती है। वो हारुका को धक्का देकर कहता है कि तू यहाँ पर क्या कर रही है, लेकिन उसे पता नहीं था कि हारुका ने पहले ही उसके चाकू मार दिया था। हारुका अब उसके दोबारा से चाकू मारती है, जिससे वो जख्मी होकर रेंगना शुरू कर देता है। हारुका उसका एंड तक पीछा करती है और वो ऊंचाई से नीचे गिरकर खुद ही मौत की हालत में चला जाता है। फिर अगले दिन आइबा हारुका से मिलने के लिए उसके घर पर आता है। आज हारुका अपने बेड से नहीं उठी थी। उसके दादाजी आइबा से बात करते हैं और बताते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद वो हारुका और शोको दोनों को वापस टोक्यो ले जाएंगे। वो आइबा से कहते हैं कि तब तक तुम हारुका का ध्यान रखना। आइबा भी मान जाता है। हारुका ये सब सुन रही थी। वहीं पर दूसरी तरफ
साइको रूमी अपनी मॉम के साथ होती है। तभी उसके पास कुगा के दोस्तों की कॉल आती है। वो रूमी को बताते हैं कि ताइको की तीनों दोस्त मिसिंग थी और अब कुगा भी कहीं पर गायब हो गया है। जरूर ये काम हारुका ने किया है, उसने उन सभी को जान से मार दिया होगा और अब अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है। वो कहता है कि हम कल खुद उसे मारने जा रहे हैं, अगर आना हो तो आ जाना। रूमी को इस सब पर विश्वास नहीं होता। फिर अगले दिन हारुका अकेले कहीं पर जाने लगती है। कुगा के दोनों दोस्त उसका पीछा कर रहे थे। जब हारुका कुछ फूल देखने के लिए रास्ते में रुकती है तो एक लड़का उस पर तीर से हमला करता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और हारुका ये देखकर यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद ये दोनों गन और क्रॉसबो लेकर हारुका को हर जगह ढूंढने लगते हैं। तभी मोटे लड़के को हारुका मिल जाती है। वो हारुका को गिरा देता है और कहने लगता है कि मैं तुझे हमेशा से अपना बनाना चाहता था। वो हारुका को अपनी गन से डराता है और किस करने लगता है। तभी हारुका जमीन पर पड़ा हुआ प्लास उठाकर उसकी नाक बीच से काट देती है, जिससे वो गन फेंककर अपनी नाक बचाने लगता है। यहीं पर दूसरा लड़का यहाँ आ चुका था। वो हारुका पर निशाना लगाता है, लेकिन उसका तीर अपने ही साथी के सर में जाकर लगता है और फिर वो लड़का अपने ही दोस्त पर हमला कर देता है। इसी बीच लड़ाई में वो मारा जाता है और फिर हारुका दूसरे लड़के पर कैंची से हमला करके उसका भी काम तमाम कर देती है। वहीं पर कुगा के मॉम डैड उनकी टीचर मिनामी के पास आकर कहने लगते हैं कि हमारा बेटा कहाँ पर गया। ये लोग मिनामी से ही लड़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ शोको की हालत अब भी सीरियस थी। वहीं दूसरी तरफ कई लोगों को निपटाने के बाद हारुका अपने घर पहुंचती है, जहां उसके दादाजी उसकी ऐसी हालत देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन वो हारुका से कुछ भी नहीं पूछते। फिर अगले दिन आइबा हारुका से मिलने आता है। दोनों साथ में फिर से बाहर जाते हैं और उसी रिवर के पास आते हैं जहां दोनों पहले आए थे। हारुका से अब अपना दर्द और नहीं छुपाया जाता और वो खुलकर चीख कर रोने लगती है। आइबा उसे संभालता है। आइबा उससे अपना लव कन्फेस करता है और कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। फिर दोनों किस करने लगते हैं। वहीं पर ताइको को वही सीडी मिलती है जो कि हारुका की थी और ताइको इसे सुनने लगती है। इधर दूसरी तरफ हारुका और उसके दादाजी हॉस्पिटल में शोको के पास थे। हारुका के दादाजी उसे बताते हैं कि एक बार तुम्हारी ग्रेजुएशन हो जाए फिर मैं तुम्हें लेकर टोक्यो चला जाऊंगा और शोको को भी वहीं किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवा देंगे। हारुका इस सब के लिए खुद को जिम्मेदार समझकर अपने दादाजी से माफी मांगती है और कहती है कि शोको तुम भी मुझे माफ कर देना। वहीं पर आइबा भी अपनी दादी को बताता है कि वो आगे पढ़ने टोक्यो जाएगा और वहीं पर रहेगा क्योंकि वहां पर कोई है जिसे आइबा को प्रोटेक्ट करना है। इधर साइको रूमी रात में उसी गड्ढे के पास आती है जहां पर उसे बर्फ में ढकी हुई तीनों बॉडीज मिलती हैं और ये देखकर वो बहुत घबरा जाती है। वो तुरंत ही ताइको को कॉल करने लगती है। ताइको उसकी कॉल्स को इग्नोर करती है। फिर अगले दिन से ये साइको रूमी अपने रूम से बाहर नहीं निकलती। तभी हमें पता चलता है कि जिस दिन साइको रूमी को बुली किया जा रहा था तभी उसने कहा था कि मैं उस हारुका को जान से मार देना चाहती हूँ। और ये सुनकर कुगा और दोनों लड़कियां आगे बढ़कर आती हैं और ये लोग कहने लगते हैं कि पागलों वाली बातें मत कर, तू कुछ भी नहीं कर सकती। इस पर रूमी कहती है कि मैं उसके पूरे घर पर केरोसिन डालकर उसे उसके घर के साथ आग में जलाकर मार दूंगी। ये सारी बातें ताइको सुन रही थी, लेकिन वो इसके खिलाफ नहीं जाती। प्रेजेंट टाइम में ताइको के पास रूमी की कॉल फिर से आती है। वो रो रही थी और रूमी से कहती है कि ताइको अब मैं मरने वाली हूँ। उस हारुका ने तुम्हारी दोस्तों और कुगा और उसके दोस्तों को भी मार दिया। ताइको को इस बात पर यकीन नहीं होता। रूमी कहती है कि शायद अगला नंबर तुम्हारा भी हो सकता है, लेकिन ताइको कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे वो हारुका मुझे मारे। रूमी कहती है कि तुम ही ने तो ये सब करवाया था, तुम तो उससे नफरत करती थी क्योंकि उसने आइबा को तुमसे दूर कर दिया था। लेकिन ताइको कहती है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं उस ढीले लड़के आइबा को कभी पसंद करती ही नहीं थी। रूमी पूछती है कि फिर तुम हमेशा शांत क्यों रहती थी जब हारुका को बुली किया जा रहा था। ताइको उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और कहती है कि तू भी कहीं पर जाकर मर जा। ये बोलकर वो फोन काट देती है। रूमी को भी अब गुस्सा आ जाता है और वो अपने बनाए हुए ताइको के स्केच फाड़ देती है। तभी उसी दिन का सीन दिखाया जाता है। साइको रूमी सच में केरोसिन लेकर हारुका के घर को आग लगाने जा रही थी। कुगा और ताइको के तीनों दोस्त भी मजे से उसके साथ चल रहे थे। कुगा के दोनों दोस्त भी अपने मजे के लिए इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। ताइको भी इनके साथ ही होती है, लेकिन उसे ये सब कुछ बोरिंग लग रहा था, इसीलिए वो घर जाने लगती है। रूमी कहती है कि देखना मैं ये करके दिखाऊंगी। यहीं पर प्रेजेंट टाइम में ताइको अब पछता रही थी कि काश उसने रूमी और बाकी सभी को रोक लिया होता। फिर ताइको हारुका की सीडी उसे वापस करने जाने लगती है। वो हारुका के घर आकर आवाज लगाती है और जब कोई बाहर नहीं आता तो ताइको सीडी लेकर वापस जाने लगती है। तभी बस से हारुका अपने दादाजी के साथ हॉस्पिटल से वापस आती है। वो ताइको को यहाँ पर देखकर अपने दादाजी को वापस भेज देती है।
ताइको उसके पास आकर उसकी सीडी उसे वापस करती है और हारुका कहती है कि इस गाने को सुनकर अपनी पुरानी यादें याद आ जाती हैं। ताइको कहती है कि कितना समय बीत गया ना हमें इस तरह बात करे हुए। हारुका कहती है कि ताइको आजकल तुम ठीक से सो नहीं रही क्या? तुम्हारी आंखों के नीचे गड्ढे हैं और अभी तुम इतनी डरी और अजीब क्यों हो? ताइको कहती है कि तुम भी तो कितनी अजीब हो, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे मॉम डैड मारे गए। दोनों बहुत अच्छी तरह से आपस में बात करने लगती हैं जैसे कितनी अच्छी दोस्त हो। और तभी हारुका बताने लगती है कि जिस दिन मैं पहली बार इस स्कूल में आई थी मुझे याद है तुम ही वो पहली इंसान थी जो मुझसे अच्छे से बोली थी। तुमने मुझे अपने दिल की सारी बातें बताई थी और बताया था कि तुम टोक्यो जाकर एक ब्यूटिशियन बनना चाहती हो। हारुका कहती है कि तुम मेरी अच्छी दोस्त थी लेकिन फिर भी मैंने आइबा को तुमसे छीनकर तुम्हें चोट पहुंचाई। ताइको कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं आइबा को कभी पसंद करती ही नहीं थी, असल में बात ये थी। ये बोलकर ताइको रुक जाती है और सच नहीं बताती। तभी वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ताइको और हारुका आपस में बात करते हुए बहुत खुश थीं, लेकिन फिर आइबा बीच में आकर हारुका को साइड में ले जाकर उससे बात करने लगता है और ताइको मन ही मन बताती है कि मैं बस इतना चाहती थी कि हारुका तुम हमेशा मेरे साथ रहो, सिर्फ मेरी तरफ देखो और मेरी ही दोस्त रहो, लेकिन तुम आइबा के साथ चली गई। यही प्रेजेंट टाइम में ये सब बताकर ताइको जाने लगती है। तभी हारुका ताइको से कहती है कि ताइको अच्छे से जीना। ये सुनकर ताइको को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। वो हारुका के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगने लगती है। इसके बाद जब दुखी ताइको अपने घर जा रही थी तभी साइको रूमी पीछे से आकर उसके चाकू मारने की कोशिश करती है, लेकिन ताइको बच जाती है। ताइको कहती है कि साइको रूमी तू ये क्या कर रही है? ताइको भी अपना चाकू निकाल लेती है, लेकिन रूमी उसके पैर पर चाकू मार देती है। इसके बाद रूमी ताइको के पत्थर मारती है जिससे ताइको नीचे गिर जाती है। साइको रूमी ये सब देखकर हंस रही थी। वो ताइको के चाकू मारने आने लगती है, लेकिन ताइको उसके लात मार देती है। तभी रूमी ताइको के हाथ में कई बार चाकू से हमला करती है। ताइको किसी तरह से उससे बचती है और ताइको कहने लगती है कि तुम सबके सब हमेशा मुझसे चिपके रहते थे और फिर अचानक से तुम लोगों ने दूसरे बच्चों को बुली करना शुरू कर दिया और ऐसा लगता था जैसे ये सब कुछ मैं तुमसे करवा रही हूँ। तुम लोगों ने आखिर ऐसा क्यों किया? ताइको उससे कहती है कि तुझे क्या लगा रूमी, अगर तू हारुका को मार देगी तो क्या तुझे मेरी नजरों में इज्जत मिल जाएगी? ऐसा कभी भी नहीं होगा। रूमी कह रही होती है कि ये सब कुछ मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया था। दोनों में दोबारा लड़ाई होती है। रूमी भागते हुए उसके चाकू मारने आती है। ताइको उसके चेहरे पर चाकू मारती है, लेकिन रूमी नहीं रुकती और ताइको के सीने में चाकू घुसा देती है जिससे ताइको वहीं पर गिर जाती है और रूमी यहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद रात के समय आइबा हारुका के पास कॉल करता है। आइबा कहता है कि मैंने तुम्हारे दादाजी से बात की थी, तुम ग्रेजुएशन के बाद टोक्यो जा रही हो, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। वहां जाकर मैं कोई काम ढूंढ लूंगा और हम दोनों साथ में रहेंगे। लेकिन हारुका कहती है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। आइबा पूछता है कि क्यों? इस पर हारुका कहती है कि जब बर्फ पिघलेगी तो तुम समझ जाओगे। आइबा कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें हमेशा बचाऊंगा, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था। यहीं पर हम आइबा को देखते हैं जिसके हाथों पर खून लगा हुआ था और वो भी किसी साइको से कम नहीं लग रहा था। वो हारुका से कहता है कि आखिरकार तुमने मुझे छोड़कर अपनी फैमिली को चुन लिया ना। वो गुस्से में फोन तोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ हारुका अपने दादाजी से कहती है कि दादाजी आपको किसी भी बारे में मुझसे कुछ पूछना नहीं है क्या? उसके दादाजी कहते हैं कि जब तुम्हें ठीक लगे मुझे बता देना। इधर साइको आइबा अब अपनी दादी के पास आता है जिन्हें इस साइको ने टॉर्चर किया था और उसकी दादी पूछती हैं कि क्या तूने अपने डैड को भी इसी तरह चाकू मारा था? इस पर वो हाँ करता है और बताता है कि डैड रोज हमेशा मॉम को मारते थे, इसलिए मैंने उनका किस्सा ही खत्म कर दिया, लेकिन फिर इसके बाद मॉम को मारने वाला कोई बचा ही नहीं, इसलिए मैंने उन्हें भी मार दिया। इसके बाद आइबा अपनी दादी से उन्हें मारने के लिए माफी मांगता है और बताता है कि जब कोई उसे पसंद आ जाती है तो उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, और अब तो हारुका ने उसे छोड़कर अपनी फैमिली को चुन लिया है। फिर आइबा कहता है कि कल मैं उसके दादाजी से मिलूंगा, यानी कि अब साइको आइबा उन्हें भी निपटाने वाला है। इधर रूमी खून से लथपथ घर पहुंचती है तो उसकी मॉम ये देखकर उससे दरवाजा खोलने के लिए कहने लगती हैं, लेकिन रूमी अपनी मॉम को भी चाकू दिखाकर यहाँ से जाने के लिए कहती है। उसकी मॉम कहती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। यहीं पर अब रूमी खुद की जान बचाने के लिए हारुका को मारने के बारे में सोचना शुरू कर देती है। अब इसके बाद अगले दिन सभी गायब हुए बच्चों के पेरेंट्स वाइस प्रिंसिपल से आकर कहने लगते हैं कि वो सब एक ही क्लास के थे और अचानक से स्कूल के बाद से गायब हो गए। ये लोग इसका इल्जाम मिनामी पर लगाने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने ही जरूर कुछ किया होगा। ताचिबाना के डैड मिनामी को पहचान जाते हैं और कहते हैं कि तू तो उत्सुमा मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट हुई थी ना, वहां पर तुम्हें हमेशा बुली किया जाता था।
वो कहता है कि हम सब जानते हैं हमारे बच्चे भी बिल्कुल हमारी तरह निडर थे और दूसरे बच्चों को बुली किया करते थे, जरूर तुम खुद भी उनसे डरती होगी। ये बात सामने आते ही मिनामी की सच्चाई खुल जाती है। असल में उन बच्चों ने दूसरे बच्चों के साथ साथ मिनामी को भी बुली किया था, जिससे मिनामी के पुराने जख्म ताजे हो गए थे और पुराना ट्रॉमा वापस आ गया था। इसीलिए वो उन बच्चों के सामने कुछ भी नहीं कर पाती थी। अब उनके पेरेंट्स के अंदर भी मिनामी को वही बुली दिखने लगते हैं। मिनामी को दोबारा वोमिटिंग होने लगती है और वो डर कर यहाँ से भागती हैं। इसी दौरान एक गाड़ी मशीन के जरिए बर्फ हटा रही थी और उसी में मिनामी दब जाती हैं और उनकी भी डेथ हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हारुका आज अपनी बहन से मिलने हॉस्पिटल जाती है। यहाँ पर रूमी पहले ही हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। वो दोबारा शोको पर केरोसिन डालकर उसे जलाने वाली होती ही है कि तभी हारुका यहाँ पर आ जाती है। हारुका रूमी से फाइट करती है और उसका गला दबाने लगती है। तभी शोको की हालत बिगड़ने लगती है और रूमी खुद को छुड़ाकर यहाँ से भाग जाती है। कुछ समय बाद आइबा भी हारुका से मिलने हॉस्पिटल में आता है। तभी एक नर्स भागते हुए आती हैं और हारुका को बताती हैं कि तुम्हारे दादाजी को कुछ हो गया है, उन्होंने खुद ही एम्बुलेंस बुलाई थी। हारुका अपने दादाजी को देखती है जिन्हें किसी ने बहुत मारा था। उन्हें तुरंत ही ऑपरेशन रूम में ले जाया जाता है। तभी हारुका को आइबा पर शक होता है। वो तुरंत ही आइबा के पास आकर उसके हाथ देखती है जिन पर खून लगा हुआ था। इससे उसे यकीन हो जाता है कि ये सब कुछ आइबा ने किया होगा। तभी आइबा कहने लगता है कि ये चोट तो तब की है जब मैं अपनी दादी को मुझे टोक्यो भेजने के लिए मना रहा था। मैंने तुम्हारे दादाजी से भी बात की थी और मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया था ताकि हम दोनों साथ में रह सकें, और तुम भी तो यही चाहती हो ना। लेकिन हारुका दूर हट जाती है। अब तभी रूमी भी दोबारा यहाँ पर आ जाती है। वो हारुका से कहती है कि तू जिंदा है, इसी वजह से मुझे इतना कुछ सहना पड़ रहा है। रूमी अब हारुका को बताना शुरू कर देती है कि कैसे उसने उसके घर पर केरोसिन डाला था और फिर वहां पर उसकी मॉम आ गई थी और उसने उनके ऊपर भी केरोसिन डाल दिया था और फिर कुगा उन्हें आग से धमकाने लगा था, लेकिन गलती से वहां पर आग लग गई और वो जलने लगी। उनके हस्बैंड और शोको भी वहां पर आ गए थे, लेकिन रूमी कहती है कि हमने तुम्हारे डैड के ऊपर भी तीर से हमला किया और फिर तुम्हारी बहन और तुम्हारे डैड के ऊपर भी केरोसिन डालकर उन्हें जलाकर मार दिया। यहाँ हम देखते हैं कि हारुका के डैड अपने शरीर से शोको को ढक लेते हैं ताकि आग जल्दी से उस तक ना पहुंच पाए, और यहीं पर रूमी आग लगाती है और फिर सभी लोग भाग जाते हैं। हारुका को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो रूमी को मारने उसकी तरफ भागती है, लेकिन रूमी उसके पेट में चाकू मार देती है। तभी आइबा ये सब देखता है और रूमी को मारने लगता है। आइबा रूमी को बहुत बुरा मारता है और उसका काम तमाम कर देता है, लेकिन यहीं पर हारुका, जो कि अब भी उठ सकती थी, उसे आइबा के बैग से गिरी हुई एक फोटो मिलती है जो कि उसके जलते हुए डैड और शोको की थी। तभी आइबा कहता है कि जब मैंने उन्हें देखा था तो मुझे वो सीन बहुत आइकॉनिक लगा और मुझे उसे बिना कैप्चर करे रहा नहीं गया, इसीलिए मैंने वो फोटो ली थी। ये देखकर हारुका समझ जाती है कि ये आइबा पूरा साइको है। हारुका अपना चाकू निकालकर उस पर हमला करती है, लेकिन आइबा बच जाता है और उसके अंदर के साइको इंसान को गुस्सा आ जाता है। वो हारुका के मुंह पर पंच ही पंच मारने लगता है और फिर इस सीन की फोटो लेने के लिए अपना कैमरा उठाता है, लेकिन यहीं पर हारुका अब भी जिंदा थी। वो जमीन पर पड़ा हुआ क्रॉसबो उठाती है और आइबा के कैमरे को तोड़ता हुआ उसकी आंख में एक तीर मार देती है, जिसके बाद आइबा की भी यहीं पर डेथ हो जाती है। मगर हारुका भी अब इस हालत में नहीं थी कि वो वापस जा पाए। वो अपनी बहन शोको का दिया हुआ वही लॉकेट देखती है और रास्ते में ही गिर जाती है, जिसके साथ ही हारुका की भी डेथ हो जाती है। अब इसके कुछ समय बाद मिडिल स्कूल के ग्रेजुएशन का समय आ जाता है। उस टाउन से कोई भी नहीं आया था सिवाय एक लड़की के, और वो लड़की थी ताइको, जो कि जिंदा बच गई थी। वो आज अपनी क्लास में जाती है और उन्हीं पुराने दिनों को याद करने लगती है जब वो हारुका के साथ खुश थी। और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट में लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।